हेलो फ्रेंड्स, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा टेस्ट सीरीज 2022 का हम कुछ सवाल लेकर आए हैं और उसका यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। तो जैसे कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चिंकारे को कब राज्य वृक्ष राज्य पशु का, फिर ऊंट को राज्य पशु कब बनाया गया था, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब बनाया गया था और गोढ़ावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था, इनके बारे में हम। जैसे कि गोढ़ावन है डी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें डी के अंतर्गत दो, यानी डी में दो और डी में दो यहाँ पर हैं और यहीं पर हैं। फिर आता है ये 4, तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि चिंकारा को क्योंकि ऊँट को 2014 में हो गया और गोढ़ावन को 1981 में हो गया, मतलब डी में 2 और डी में तो 2 हैं और यहाँ पर 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। राज्य में प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब से प्रारंभ हुआ, तो ये 2013 में। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का उपनाम कौन सा नहीं है, तो खेजड़ी को समी वृक्ष भी कहते हैं, खेजड़ी को झांटी भी कहते हैं, खेजड़ी को शिमलो भी कहते हैं, लेकिन खेजड़ी को मरुशोभा नहीं कहा जाता। मरुशोभा गोढ़ावन का दूसरा नाम है। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। राजस्थान के राज्य वृक्ष में खिजड़ी का उपनाम नहीं है, तो समी वृक्ष हैं, झांटी वृक्ष हैं, शिमलो हैं, मरुशोभा नहीं है। मरुशोभा गोढ़ावन का उपनाम है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, तो केमिकल गुड ऊंट का ऑप्शन ऊंट हो गया ना, 4 में होता है 4, कैमेलस डोमेरियस, ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। फिर 5 नंबर में है राज्य में बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाए। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। राज्य में बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर बनाई गई है, तो जैसलमेर में। और बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है और राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। 1948 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 6 राजस्थान। निम्न में से राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर किस जाति का पारंपरिक नृत्य है, तो घूमर 6 में 2, घूमर है भील जनजाति का। राजस्थान निम्न में से राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य था, तो भील जनजाति का पारंपरिक नृत्य था। निम्न में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। सॉरी, आज थोड़ा टच काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आगामी कक्षा में पेन का पूरा उपयोग करूँगा। आज मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूँ और उसका आंसर बता रहा हूँ, आप टिक लगा देना, जैसे कि आपका कार्य आसान हो जाए। अब 7वां सवाल पर आते हैं। निम्न में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ, तो बेलनागार मोहरे कालीबंगा से मिलती है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे मिलती हैं। लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मातृ शक्ति की मूर्ति नहीं मिलती है। और मातृ शक्ति की मूर्ति यह वाले साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं होते हैं और यह साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो काले काले रंग की होती है चूड़ियाँ और काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। बीके थापर और बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था। और काले रंग का होता है, काला काला क्या होता है, अमल, काला अमल अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर 1, 8 में ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सत्य कथन को पहचानी। कालीबंगा 2 बार आ चुका है। यहाँ उत्खनन में 3 स्तर प्राप्त हुए, एकदम सही बात है। यहाँ उत्खनन में तीन स्तरों पर प्राप्त हुई हैं, 3 स्तरों पर प्राप्त हुई। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें सत्य कथन कौन सा है उसको जानना है आपको। यहाँ उत्खनन में 3 स्तर नहीं, 3 स्तर धौलावीरा से मिले थे, यह गलत हो गया आपका पहला ऑप्शन। यहाँ ग्रामीण सभ्यता थी जिसका नाम काले रंग की चूड़ियों के कारण, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसका नाम उत्खनन से प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के कारण कालीबंगा पड़ा। और ये चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा, लेकिन एक ग्रामीण बस्ती नहीं थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और मिट्टी की नालियों के अवशेष कालीबंगा से मिले। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। आपका ऑप्शन नंबर 9 में 3, केवल 3 सही है। लकड़ी की नालियों के अवशेष कालीबंगा से मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल 10वें पर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन को पहचान कीजिए, यह आपका क्वेश्चन हो गया। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो दशरथ शर्मा ने कहा था। किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने कहा था।
इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे निम्न में से के राजस्थान के किन नगरों पर अधिकार किया था? तो तात्या टोपे ने अधिकार कौन से नगरों में किया था? तो उन्होंने बांसवाड़ा और झालावाड़। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है, बांसवाड़ा और झालावाड़। चार्ल्स मेटकॉफ ने नवंबर 1817 में सर्वप्रथम राजपूताना के किस राज्य के साथ मित्रता और सहयोग की संधि की थी? तो वह ऑप्शन नंबर 4 करौली। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 करौली। फिर आता ऑप्शन नंबर 4 करौली। फिर आता 13 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। फिर आता है मेवाड़ का मेजर सावर्स था, राइट बात है। जयपुर का ईडन था, भरतपुर का मॉरिशस था। जेडी हॉल नहीं था, मॉरिशस था। और कोटा का मेजर बटन था। फिर 14 नंबर के सवाल पर चलते हैं। खेरवाड़ा सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो उदयपुर में था, ये आपका राइट आंसर है। जयदयाल और मेहराब खान का संबंध किस विद्रोह से था? तो ऑप्शन नंबर 1 कोठा से था। ऑप्शन नंबर 1 कोठा से था। फिर आता है 16वां सवाल। अववा से दिल्ली प्रस्थान हेतु एरिनपुरा छावनी में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह जी, ठाकुर कुशाल सिंह ने है। अववा से दिल्ली प्रस्थान हुए एरिनपुरा छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सपा ठाकुर शिव सिंह जी ने किया था। इसके बाद में अपन चलते अपने अगली स्लाइड पर। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में सुमेलित असुमेलित कौन सा है? और 17वां सवाल के बारे में पूछ रहा है। जैसलमेर का रंजीत सिंह जी था, बूंदी का राम सिंह था, बीकानेर का गंगा सिंह नहीं था और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था। इसी बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह ने कथन कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यही वो लक्ष्मण सिंह था। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने यह बात कही थी। फिर आता अपने अगले सवाल पर चलते हैं, क्योंकि 17 हो चुका, अब 18वें सवाल पर चलेंगे। आज हम इसके 50 सवाल करने की कोशिश करेंगे। 1857 की क्रांति के समय कोठा का नवाब कौन था? तो वजीरुद्दौला था। 18 के अंतर्गत 18 में 4 वजीरुद्दौला था। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा निम्न में से किस जिले की शोभा बढ़ाता है? औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा बनाया था जो किस दुर्ग की शोभा बढ़ाता है? तो 19 में ऑप्शन नंबर 1 गागरौन दुर्ग। और गागरौन दुर्ग के अंतर्गत पीपा की छतरी भी बनी हुई है। 20वां सवाल आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन बताना है। चित्तौड़गढ़ ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के निकट मेसा के पठार पर स्थित है। एकदम सच्ची बात है। यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जिज्ञासा ने करवाया, एकदम राइट बात है। महाराणा सांगा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में या विजय नंबर नहीं, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुंभा ने बनवाया था, सांगा ने नहीं बनवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका 1934 बहादुर शाह के आक्रमण के समय में हुआ था, एकदम खरी राइट बात है। फिर 21वें सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रणथंभौर के किले में अवस्थित नहीं है? ये पीर कौन सा 21वां सवाल है। इसके बाद में यहाँ पीर सकरुद्दीन की दरगाह है, एकदम 32 खंभों की, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं वह हैं। और हमीर कचहरी है। संगार चौरी नहीं है, संगार चौरी वहाँ पर नहीं है। रणथंभौर दुर्ग में संगार चौरी नहीं है। अगली स्लाइड पर चलते 21वां सवाल हो गया। 22वें सवाल पर चलते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बहादुर शाह प्रथम ने है आमेर दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया था। तो 22 में ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट है। 23वां सवाल करते हैं अपने अलग। 23वां सवाल आता है। 23 का निम्नलिखित में असुमेलित कौन सा है? बच्चावतों की हवेलियाँ बीकानेर में है, पटवों की हवेलियाँ जैसलमेर में, नतमल की हवेलियाँ रामगढ़ में नहीं है, नतमल की हवेलियाँ रामगढ़, नातू पोदार की हवेलियाँ बिसाऊ झुंझुनू में है। इसका भी ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। फिर सेठ लालचंद गोयका की हवेली कहाँ पर है? तो सेठ लालचंद गोयका की हवेली ये डुंडलोत में है। निम्नलिखित में से असम्मिलित को पहचानिए। राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है। राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है। बांडोली
निम्न असुमिलित को पहचानिए। राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है, एकदम राइट है। जगन्नाथ कछवा की छतरी गेटोर जयपुर में नहीं है, ये भी गलत है। पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ अजमेर में, ये राइट बात है। चेतक की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद में नहीं है, चेतक की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद में नहीं है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण 26 नंबर में इसमें अनिरुद्ध सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह जी ने करवाया था। अनिरुद्ध सिंह जी ने करवाया था। इसके बाद में आता 27वां, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो यह बनवाई थी प्रेमल देवी ने। 27 में कौन सा? 27 में 2 प्रेमल देवी ने बनाई थी। फिर आता 28वां सवाल, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन साहब ने किया था। फिर आता 29वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। 29 में असत्य कथन की पहचान करना है। उदयतन सूरी ने कोलियामाला में मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी कहा था, एकदम राइट बात है। अब्दुल फजल की आईन अकबरी में मारवाड़ी भाषा को उल्लेख मिलता है, एकदम राइट बात है। 1450 से 1650 राजस्थानी भाषा का गलत बात है। डॉक्टर के.एम. मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का मरु भाषा से हुआ है। तो 29 में ऑप्शन नंबर 3 गलत है। वह बोली जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है उसे खेरड़ी बोली कहा जाता है। उसे कौन सी बोली कहा जाता है? सॉरी, उसको रागड़ी बोली बोलते हैं। वह बोली जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण, उसको रागड़ी बोलते हैं, एकदम राइट है, रागड़ी बोलते हैं उसको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी विशेषता डिंगल भाषा की नहीं है? तो यह पश्चिमी राजस्थान की काव्य डिंगल पश्चिमी राजस्थान अधिकांश साहित्य चारण कवियों ने लिखा था, एकदम राइट बात। डिंगल साहित्य छंद और पदों के रूप में नहीं, यह नहीं है और इसका विकास गुर्जर अभ्रेंस से हुआ। तो 31 में ऑप्शन नंबर सी गलत है। 31 में ऑप्शन नंबर सी गलत है। फिर 32, जालोर की आहोर तहसील और पाली जिले के बाली क्षेत्र में बोली जाने वाली गोडावड़ी भाषा बोली जाती है, 32 में 2। फिर भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब होती है? तो 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है। भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। फिर भारत में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बीएसएनएल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बीएसएनएल के द्वारा प्रारंभ की गई, बीएसएनएल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। भारत की पहली ईमेल सेवा हॉट मेल का जन्मदाता किससे माना जाता है? तो यह माना जाता है, किसको माना जाता है? तो यह एसएचएल को माना जाता है। किसको माना जाता है? जल्दी से कमेंट में छापिए आप। 36 में पहली फ्री ईमेल सेवा हेलमेट सबीर भाटिया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सबीर भाटिया जी। फिर आता 27वां, भारत में 1851 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा किन 2 स्थानों के बीच में शुरू हुई? कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू हुई थी। फिर ऑप्शन नंबर 38 जो शिक्षा मनोविज्ञान का है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में किस वर्ष दिए गए संशोधन के द्वारा अधिगत समूह में बालकों को निःशुल्क अधिकार के बारे में बताया गया है? तो 2012 में। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 7 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार का होगा? आरटीआई अधिनियम को लागू करने की आवश्यक पूंजी और आपूर्ति खर्चों का आकलन करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को तैयार करना और शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों का विकास करना। ऑप्शन उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, उपयुक्त सभी। फिर आता ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, आरटीआई अधिनियम 2019 की धारा 13 के तहत माता पिता का बालक के अन्वेषण प्रक्रिया के अधीन रखने का द्वितीय उल्लंघन पर दंडनीय जुर्माना कितना होगा? तो इसमें 40 में ऑप्शन नंबर 2 50,000 रुपया। आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसमें सत्य कथन है, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन रहते हुए यह अधिनियम लागू होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। फिर आता है 42वां सवाल,
भारत के मूल संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो मूल अधिकार में नीति निर्देशक तत्वों में 1 व 2 दोनों में है, 1 व 2 दोनों में, और मूल संविधान तो इसमें आपका 42 में आएगा 2। नीति निर्देशक तत्वों में इसका किया गया, क्योंकि मूल अधिकार में नहीं, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी किया गया और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी किया गया। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत निम्नलिखित में कौन से विद्यालयों के प्रबंधन समिति के लिए केवल सलाहकार समिति होगी? तो इसके अंतर्गत आएगा 1 और 2 दोनों, यानी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विद्यालय और सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय। यदि कोई बालक 11 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। सीखने की गति के आधार पर उम्र के आधार पर उसको एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद में आता है 45वां सवाल, आरटीआई अधिनियम के तहत निम्न में से सुमेलित करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी, आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होगा? तो 46 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 एनसीईटी राइट होगा। एनसीटीई राइट होगा। फिर आता है 47वां में ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा और 48 में ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। फिर आता है 49 में ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, 50 में ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। इसके बाद में आता ऑप्शन नंबर 51 में 3 राइट होगा और 52 में ऑप्शन नंबर 2, 53 में ऑप्शन नंबर 4 और 54 में ऑप्शन नंबर 1, 55 में ऑप्शन नंबर 2, 56 में ऑप्शन नंबर 2, 57 में ऑप्शन नंबर 3, 58 में ऑप्शन नंबर 4, 59 में ऑप्शन नंबर 3 और 60 में ऑप्शन नंबर 1। आज टच स्क्रीन कुछ काम नहीं कर रही, इसलिए मैं ये पेन से अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। कल से हम जैसे ये रेडी हो जाएगी स्क्रीन तो आपको टॉपिक पर क्लिक करेंगे, इसलिए मैं आज आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, उसके ऊपर आंसर टिक लगा देना। 60 में है 1, 61 में है 2, 61 में है 2, 61 में कौन सा है 2, 62 में भी 2, 63 में 1 और 64 में 4। इसके बाद में आता 65 में ऑप्शन नंबर 3, 67 में ऑप्शन नंबर 1, 67 में ऑप्शन नंबर 1, 63 में ऑप्शन नंबर 2 और 68 में ऑप्शन नंबर 1, 69